हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 15। इसके पहले हमने 14 क्लास डिस्कस करी है। इस क्लास को समझने के लिए आप पीछे की 14 क्लास डिस्कस एक बार प्रैक्टिस करिए, देखिए, तब ये क्लास आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और इस क्लास का यदि PDF चाहिए, फ्री में ऑनलाइन मार्क टेस्ट देना है आपको, तो आप www.globaliti.org पर जाइए, इस सुविधा का लाभ उठाइए। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन का कीवर्ड पहचानने की कोशिश करो। बोल रहा है कि सनलाइट को, किसको? सनलाइट को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सनलाइट को किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारी सनलाइट क्या होती है? देखिए, हमारी जो सन से लाइट आती है दो फॉर्म में आती है। अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की बात करें, सनलाइट का मतलब होता है सौर ऊर्जा, जो हमें सूर्य से रोशनी मिलती है उसे हम सनलाइट बोलते हैं। तो ये हमारी दो प्रकार की आती है। अगर हम बात करें सन से जो हमें मिलती है, प्रकाश मिलता है, ये दो फॉर्म में आता है। इसको सौर ऊर्जा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे दो टाइप मिलती है। एक होती है हीट के फॉर्म में, एक होती है आपकी, अगर इसको हम सोलर एनर्जी लिख दें, इसको हम लिख दें सोलर एनर्जी, ठीक। एक होती है हीट के फॉर्म में, एक होती है लाइट के फॉर्म में, एक होती है लाइट के फॉर्म में। तो जो हम कौन सा पार्ट यूज करने की बात बोला है? सोलर एनर्जी से जो हमें मिल रही कौन सी? सनलाइट, जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा है, उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं? हमारे जो सोलर सेल होते हैं, आपने सोलर पैनल घर में देखे होंगे, सोलर सेल का सिंबल इस प्रकार होता है, आपने देखा होगा। सोलर सेल का सिंबल आपने देखा होगा, इस प्रकार होता है, ठीक। सोलर सेल का सिंबल आपने देखा होगा। इधर हम बना देते हैं, स्पेस खाली है यहाँ पे। सोलर सेल का सिंबल इस प्रकार होता है, आपने देखा होगा। सोलर सेल क्या करते हैं? सोलर सेल हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, सिलिकॉन निर्मित होती है। एक सेल से हम 0.5 वोल्ट तक पा जाते हैं। सोलर सेल क्या करते हैं? हमें वो क्या बोलते हैं, जैसे कोई हमारा कंडक्टर है या हमारा कोई सेमीकंडक्टर है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन देखिए, अगर जैसे ये कोई कंडक्टर है, ये हमारे कंडक्टिंग मटेरियल है या कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है, आप बोलोगे इसमें इलेक्ट्रॉन है, हम कहेंगे हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन है तो करंट क्यों नहीं मार रहा? अभी उसका पथ फाइंड नहीं है, अभी उसका वेग फाइंड नहीं है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर, अभी उनका कोई रास्ता नहीं है, कैसे आगे निकले? क्योंकि हमें करंट के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए, कंटिन्यू चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू चाहिए। तो अभी उनकी एक सर्टन वे नहीं, उनका कोई निश्चित एरिया नहीं। जब उस पर टेम्परेचर पड़ता है तो क्या होता है? धक्का मुक्की करके एक दूसरी तरफ भागते हैं। जब एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं वहाँ पे, तो उनके धक्का मुक्की करने से एनर्जी जनरेट होती है, जिसे हम EMF बोल सकते हैं या कुछ बोलते हैं। तो वो हमें एक आउटपुट के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं वोल्टाइक सेल, फोटो वोल्टाइक सेल, मतलब प्रकाश कंडक्टिव डिवाइस, फोटो चालक डिवाइस, मतलब जो ऐसा यंत्र, ऐसा उपकरण जो हमारी सनलाइट को लेता है और उसके बदले में क्या देता है? हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। मतलब सौर ऊर्जा हमारी जो है, प्रकाश एनर्जी, सनलाइट हो, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहा है। तो ये किसके द्वारा होता है? यह प्रक्रिया जिस सेल के द्वारा होती है, या यह प्रोसेस जिस सेल के द्वारा होता है, उसको हम बोलते हैं PV सेल। PV सेल का फुल फॉर्म होता है फोटोवोल्टाइक सेल। इसे कहीं कहीं फोटो कंडक्टिव डिवाइस के रूप में भी बोल देते हैं, यूज कर लेते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल इसका पूरा नाम होता है, फोटोवोल्टाइक सेल। तो यह क्वेश्चन में पूछा हुआ, हिच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो आप समझ गए होंगे, फोटोवोल्टाइक डिवाइस, फोटोवोल्टाइक सेल होता है, ठीक। हमारा बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है? बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है। सेल जैसे एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, तीन सेल हो गए, इसी सेल के समूह से हम बाद में क्या बना लेते हैं? बैटरी बना लेते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो पैनल है, पैनल क्या होता है? एक पैनल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेलों के संयोग से सेल हमारे कनेक्ट होते हैं। एक सेल से दूसरा सेल कनेक्ट होता है, दूसरे सेल से तीसरा कनेक्ट होता है, आपस में कैस्केडेड कनेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है? सेलों के समूह को हम पैनल बोल देते हैं। तो वो जो हमारे सेल लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? सनलाइट ले रहे हैं और उसको किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार हमें फ्री में एनर्जी मिल रही है, आजकल बहुत से लोग सौर ऊर्जा का यूज कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से लगभग बड़ी बड़ी हमारी ई-रिक्शा वाहन चलने लगे, बड़ी बड़ी हमारी कंपनियां, इंडस्ट्री जितनी भी हैं, सब सौर ऊर्जा को फॉलो कर रही है। क्योंकि इसका यूटिलाइज एक बार तो कॉस्टली होता है, लेकिन लाइफ टाइम जो है इसका, जो नॉर्मल हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसके तुलना में एक्सपेंस कम आता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? फोटोवोल्टाइक से। PV सेल का सिंबल हमने आपको बता दिया। यहाँ पे प्लस और माइनस दो टर्मिनल होते हैं इसके, नेगेटिव और पॉजिटिव। और पॉजिटिव यहाँ पे हम बोल सकते हैं नोड, इसको बोल सकते हैं कैथोड,
ठीक है। लेकिन एनोड और कैथोड की एक अपनी एक बता देते, एनोड और कैथोड यहाँ पे हमने आपको बता दिया, लेकिन एनोड और कैथोड हर समय ये कंडीशन हो ऐसा सेटिस्फाई नहीं होता है। नॉर्मल तौर पे हमने समझा दिया कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको एनोड मान लेते हैं, जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम कैथोड मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बोला है व्हिच लॉ इज सेकेंडरी सेल वर्क, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। हमारे जो द्वितीयक सेल होते हैं, हमारे सेल दो प्रकार के होते हैं। हमारे सेल जो दैनिक जीवन में हम सेल बताए ना अभी, सेल क्या होता है, पहले सेल बनता है और सेल अगर सेल को कई सेल को कनेक्ट कर दो तो क्या बनती है, बैटरी बनती है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी बोल देते हैं। या अगर हम पैनल के केस में देखें तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम पैनल बोल सकते हैं, सोलर पैनल बोल सकते हैं। बहुत से सेलों का संयोग हमारा एक सोलर पैनल का निर्माण करता है। ठीक, आपने सोलर पैनल देखे होंगे। सोलर पैनल इस प्रकार बने होते हैं, सोलर पैनल इस प्रकार कनेक्ट होते हैं। जो इनके अंदर छोटे छोटे लगे हुए होते हैं ये आपके सोलर सेल होते हैं। क्या होते हैं, सोलर सेल होते हैं। आपस में सीरीज में भी कनेक्ट हो सकते हैं, पैरेलल में भी कनेक्ट होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं। इनकी पोलैरिटी जैसे आपको दिखाते हैं, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार ये हमारे सौर ऊर्जा में होते हैं। इनको और इसको इस एक को क्या बोलते हैं, सेल। और अगर पूरे को देखेंगे तो हमारा क्या बन गया, पैनल बन गया। तो वही चीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी बोल सकते हैं। बैटरी में कई सारे सेल को यदि कनेक्ट कर दे तो हम बैटरी हम जब बनाते हैं तो कई सारे सेल को कनेक्ट करते हैं। यही तो बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी के सेल के बहुत सारे संयोग को हम बैटरी बोलते हैं। ये हो गया। वही चीज़ पैनल के केस में होती है। अब पूछा है सेल के किस नियम का कार्य करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया सेल को होता है। सेल द्वितीयक सेल किस नियम पे कार्य करते हैं। हमारे सेल दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार हमारा सनलाइट दो फॉर्म में आती है उसी प्रकार हमारे सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला सेल होता है हमारा प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल बोलते हैं इनको हिंदी में इनको बोलते हैं द्वितीयक सेल। पहले को क्या बोले, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ये हमारे दो प्रकार के सेल होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिनका एक बार हम उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, मतलब वो बेकार हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल हमारी वॉचेज होती है, घड़ी में जो छोटे वाले सेल पड़े होते हैं, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, ये मतलब इनका एग्जाम्पल बता दें कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, कई सारे होते हैं ETC। ये सब हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे प्राइमरी सेल होते हैं। इनको दोबारा हम रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब एक बार यूज किए उसके बाद ये बेकार हो गए। उसके बाद बात करते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल ऐसे जब एक बार चार्ज करें फिर उसको यूज कर लें, डिस्चार्ज हो जाए, फिर से उन्हें हम चार्ज कर लें, मतलब उनमें ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में क्या होता है, हमारा मोबाइल होता है 1 महीने या 28 दिन का आपका रिचार्ज होता है, 18 दिन का 28 दिन का जो अपना क्राइटेरिया है। उसके बाद क्या होता है, हम उसे रिचार्ज करते हैं। मतलब मोबाइल का हमारा चार्ज कितना था, 28 डेज का था, एक्सपायर हो गया। उसके बाद क्या करें, हमने कुछ पैसा दिया और हमारी लिमिट फिर से बढ़ गई 28 डेज के लिए। उसी प्रकार हमारा जो सेकेंडरी सेल होता है, एक बार यूज किया उसके बाद फिर से अगर 1-2 घंटे के लिए चार्जिंग, जो उसकी रेटिंग होती है कि इतने देर चार्जिंग करने में इतना देर चलेगा, अगर उस पर्टिकुलर रेटिंग से उतनी देर के लिए चार्ज कर दे तो हमारा सेल फिर से 1 वीक या 2 वीक जिस सर्टेन रेटिंग के लिए रेटेड किया गया होगा कि मतलब एक बार चार्जिंग करने के बाद 10 दिन चलेगा, तो हम उस सेल को द्वितीयक सेल बोलते हैं। मतलब दोबारा से रिचार्ज करके फिर से 10 दिनों तक यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग की व्यवस्था होती है, उनको हम द्वितीयक सेल बोलते हैं। द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल जैसे आपकी लेड एसिड बैटरी हो गई, इन सबको हम द्वितीयक सेल मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वही पूछा हुआ सेल किस नियम पे कार्य करते हैं। यहाँ तो मैंने ही बता दिया आपके सेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं। प्राथमिक सेल कौन होता है, द्वितीयक सेल कौन होता है। प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज किए फेंक दिए। द्वितीयक सेल कौन से होते हैं, हम बार बार उनको रिचार्ज करके यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लेकिन ये हमारे जो है सस्ते होते हैं, थोड़े ही कॉस्टली पड़ते हैं। पूछा है कि द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। द्वितीयक सेल किस नियम पे कार्य करते हैं, कार्य करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब बोलिए, इतना होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी हो ले लीजिए। हम आगे चलते हैं क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलता हूं। द्वितीयक सेल क्या होते हैं,
हम आपको बताने जा रहे हैं। वो पूछा है द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। द्वितीयक सेल किस पे कार्य करते हैं? फैराडे के विद्युत अपघटन नियम पे कार्य करते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम दो प्रकार के होते हैं। फिर से बात आ गई, फैराडे के कितने नियम होते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम और द्वितीय नियम। थोड़ा सा हम अगर फैराडे के नियम डीप में जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रथम नियम का फार्मूला आपका निकलता है M=ZIT, और द्वितीयक नियम का फार्मूला जो होता है, मेनली मैं सीधे फार्मूले बता रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत से बहुत यूज पूछेगा, फार्मूले का यूज पूछेगा कि कौन सा फार्मूला किसके लिए होता है। ZIT होता है इसके लिए आपका M1/W1 बराबर M2/W2। ये आपका M क्या है? M आपका जो पदार्थों पर मुक्त हुए मात्रा, पदार्थों पर विमुक्त मात्रा है, क्या है? पदार्थों पर मटेरियल जो मुक्त होता है वो होता है। W1 क्या है? रासायनिक तुल्यांक क्या है आपका? Z क्या है? स्थिरांक है। Z आपका क्या है? Z आपका स्थिरांक है। Z आपका स्थिरांक है। I क्या है आपकी? I करंट है। I करंट है। T क्या है? T आपका टाइम है। T आपका टाइम है। तो हमने बताया फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, दोनों के फार्मूले मैंने बता दिए आपके, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। बोला विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना किस सूत्र से करते हैं। अभी जिस फार्मूले का हमने आपको वर्णन किया, जिस फार्मूले का यूज आपको बताया, जिस फार्मूले को अभी आपको दिखाया कि फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, उसी फार्मूले को यहाँ पर पूछ लिया है। तो M=ZIT। Z हमारा क्या है? Z हमारा स्थिरांक है। Z हमारा स्थिरांक है। ये कब आता है? देखो, अगर हम बात करें फैराडे के प्रथम नियम की प्रूविंग की बात करें, जैसे कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हमने क्या दिया? सप्लाई दे दिया। हमने इसमें सप्लाई दिया। जब सप्लाई दिया तो पदार्थों की मुक्त पदार्थ यहाँ पे क्या हुए? फ्री मटेरियल। हमें क्या मिले? फ्री मटेरियल, मतलब मुक्त पदार्थ, ठीक। पदार्थों की मुक्त मात्रा मिली हमें, जो मुक्त हुए पदार्थ हैं, मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा मिली। मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा मिली आपको, ठीक। कितने पदार्थ मुक्त हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, फ्री मटेरियल मिले। उसके बाद अब देखो ये कितने होंगे? ये पदार्थों की जो मुक्त हुई मात्रा है कितनी होगी? ये हमारी प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी। कितनी होगी? ये आपको M बोलते हैं, इसी को M बोलते हैं। ये किसके समानुपाती होगी? जो प्रवाहित धारा है उसके समानुपाती होगी। तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। लेकिन प्रवाह का जो समय है, जितना देर तक समय करेंगे उतने देर तक पदार्थ हमारे मुक्त होते रहेंगे। तो मतलब हमारा जितना देर तक टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, जितना देर तक टाइम लगेगा उतने हमें पदार्थ मुक्त मात्रा में मिलते रहेंगे। तो क्या होगा कि M भी देख रहे हो आप, T के समानुपाती हो रहा है। जितना T टाइम लग रहा है उतना हमें फ्री मटेरियल मिल रहा है, पदार्थ मुक्त हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट से। तो क्या हो जाए? M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। M भी, तो इसको लिख सकते हैं, पहला भी है M भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के है, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के भी है। तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी IT लिख सकते हैं। अब हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने के लिए क्या करेंगे? स्थिरांक ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? M=ZIT। यहाँ से मात्रा किस में होती है? ग्राम में होती है। मात्रा होगी किस में? ग्राम में। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ से जनरेट हो गया। कौन सा फार्मूला जनरेट हो गया? M=ZIT। इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? बैटरी की क्षमता कैसे निकालते हैं? वोल्ट एम्पियर, एम्पियर आवर, वाट। देखो बैटरी की इफिशियंसी तो हम निकाल सकते हैं, बैटरी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं, एम्पियर आवर में भी निकाल सकते हैं, वाट आवर में भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात कर दिया उसने बैटरी की क्षमता कैसे निकालेंगे, भाई हमारी बैटरी जैसे कितने एक बार चार्ज करेंगे इतने करंट रेट से तो कितने आवर तक चलेगी, उसी को बोलते हैं एम्पियर आवर कैपेसिटी बैटरी की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एम्पियर आवर। अभी बोले ना कि जित मतलब हमारी बैटरी अगर हम कुछ एम्पियर से 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर से चार्ज करें या डिस्चार्ज करें, दोनों में ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप उसके एम्पियर आवर की गणना चार्जिंग के रेट से भी कर सकते हैं। इतने रेट से चार्ज करेंगे, इतने रेट से डिस्चार्ज करेंगे तो कितना देर चलेगी, ये हमारी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए होता है एम्पियर आवर। मतलब बोला है बैटरी कैपेसिटी, देखो बोले ना कि बैटरी कैपेसिटी किस में मेजर करते हैं? एम्पियर आवर में करते हैं, ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट इन सेकेंडरी सेल। बेंडिंग मतलब होता है झुकना, मतलब मोल्ड हो जाना या थोड़ा सा तिरछा हो जाना। बेंडिंग मतलब समझ रहे होंगे आप। बोला उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती हैं, उसको बोलते हैं बकलिंग। उसको क्या बोलते हैं? बकलिंग।
कहाँ पे, ये आपका दिया हुआ है बकलिंग, लोकल एक्शन, पार्शियल एक्शन, शॉर्ट एक्शन, बकलिंग। अब ये बकलिंग होती कब है, या तो बैटरी अधिक समय तक आपकी डिस्चार्ज हो जाए, कब, बैटरी यदि अधिक समय तक हम डिस्चार्ज कंडीशन में रखें, अधिक समय तक डिस्चार्ज कंडीशन में रखने से क्या हो जाएगा, हमारे प्लेटों में बकलिंग आ सकता है, प्लेटें हमारी नीचे से डैमेज हो सकती हैं, मुड़ जाती हैं। अधिक समय तक डिस्चार्ज रखने पर हो सकती है, रखने पर हो सकता है ये काम, या तो अधिक रेट से चार्ज कर देने पर भी बकलिंग समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग प्लेट इन सेकेंडरी सेल, उसका डिफेक्ट कौन सा है, बकलिंग होता है, बकलिंग ही होता है जिसके कारण हमारी प्लेटें मुड़ जाती हैं। और ये क्यों होता है, अधिक समय तक बैटरी को डिस्चार्ज कंडीशन में रखने पर, इसलिए बैटरी को हमेशा कुछ दिन बाद चार्ज कर देना चाहिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज मतलब आवेश, आवेश का मतलब क्यों, क्यों का मतलब होता है क्यों बराबर आई टी, आप सबने पढ़ा हुआ है, इसके पीछे भी पढ़ाया गया है, तो इस क्वेश्चन में समय नहीं लेंगे ज़्यादा। बोला हुआ है व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल, लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, 2.5 होता है। ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हाई रेट, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसके लिए कौन सा यूज करते हैं हम, बूस्ट चार्ज यूज करते हैं। कहते नहीं है हम थोड़ा सा बूस्ट करवाने जा रहे हैं कम समय में अधिक, और ये कब करते हैं, जब हमारी बैटरी थोड़ा सा बहुत दिनों से चार्ज नहीं की होती है, या बैटरी की हमारी इफ़िशियंसी कमज़ोर हो जाती है। जैसे मान लीजिए 8 घंटे चलती थी, 5 घंटे 6 घंटे चलने लगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बूस्ट आवेश कर देते हैं कभी कभी बैटरी को। तो इससे ये होता है कि जो उसकी प्लेटों में आसपास सल्फेटन या कुछ जमा होता है, वो सब पार्टिकल पिघल जाते हैं, वापस से बैटरी के जो हमारा केमिकल, बैटरी हमारी क्या होती है, बैटरी हमारी एक केस होता है इलेक्ट्रिकल को जो है केमिकल में कन्वर्ट करती है, फिर एक केस ऐसा आता है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इसी पे डिपेंड है बैटरी की। तो वही चीज़ है, अगर चार्जिंग का एक अलग सलूशन होता है, डिस्चार्जिंग का एक अलग सलूशन होता है, अपने अपने का दोनों का होता है। जब बैटरी हम चार्ज करेंगे उस समय हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारा चार्जर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, केमिकल में। और जब डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा, फिर से हमारी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग 2 स्टेट होती है बैटरी की, और इनमें अगर डिफेक्ट आ जाए तो कभी कभी जो हमारी डिस्चार्जिंग रेट है वो घट जाती है। 5 घंटे 4 घंटे में ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हमें 8 घंटे 9 घंटे मिलती थी। तो उस केस में क्या करते हैं, कभी कभी हम बूस्ट चार्जिंग करते हैं। बूस्ट का मतलब होता है चीज़ों को सुधारना, बूस्ट करना। कैसे, जैसे कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है तो उसको अलग से कोचिंग लगवा दी जाती है, मतलब बूस्टअप दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट का मतलब अलग से कोई प्रयास किया जाता है उसको अच्छा करने के लिए, उसी को बोलते हैं बूस्ट चार्ज। अगला क्वेश्चन बोला है व्हिच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और बोला है अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार्बन जिंक में कौन सी यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, और इसमें साथ में दिया हुआ नहीं है, साथ में कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो इसको आप यूज करते हैं, कौन सा, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट यूज करते हैं। विद्युत अपघट मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रूप में जो मटेरियल होता है, जो हमारा लिक्विड होता है, जो मिलाया जाता है, जो कहते हैं बैटरी में हमने वाटर डाला गया है, तो होता है कौन सा, अमोनियम क्लोराइड होता है। कार्बन जस्ता शुष्क में कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस उपयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उस वाटर की बात नहीं करें जो बैटरी में आप जो वाटर लेके जाते हैं, वाटर डाल देते हैं, वो देखिए हमारा जब बैटरी बनती है, कंपनी किसी बैटरी कभी निर्माता कंपनी में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा बैटरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग देखिए। बैटरी बनाने के लिए हमें 3 चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, और जो हमारा पड़ता है वो डिस्टल वाटर होता है, आसुल जल होता है, वो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमें, और इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का पहले हम क्या करते हैं, उसमें करंट प्रवाह करके देखते हैं कि कितना पदार्थ मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी बैटरी के एम्पियर आवर बाकी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो पहले क्या देखना है आपको, आपके पास 3 चीज़ चाहिए बैटरी होने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, जिनको हम एनोड और कैथोड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड। कभी कभी साथ में आपके जिंक क्लोराइड लिख दे तो कंफ्यूज मत होना, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होते हैं, ठीक। विच इफेक्ट केस बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कैसा है, मतलब विद्युत धारा
बोला है द्रवों में, लिक्विड है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। अगर वाटर नॉर्मल वाटर है उसमें अगर कोई और लिक्विड डालोगे, बोला है द्रवों में विद्युत धारा प्रवाह, जैसे कोई नॉर्मल आपका वाटर है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालोगे तो भी क्या बनेगी, द्रव ही बनेगी। जैसे उसमें नमक डाल दिए या चूना डाल दिए तो भी, लेकिन अगर बोला है इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करोगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो भी केमिकल रिएक्शन ही होगा। अभी आपने केमिकल रिएक्शन क्या पढ़ी है, किसी मटेरियल में कुछ और मिला दिया जाए तो क्या रिएक्शन होगा, जैसे पानी में चूना डाल दिया जाए तो क्या रिएक्शन होगा, वो भी केमिकल रिएक्शन ही होगी। लेकिन अगर उसी वाटर में, उसी सप्लाई में, उसी लिक्विड में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दें तो भी क्या होगा, तो भी केमिकल रिएक्शन ही होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन बोला है व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरी। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, लेड परऑक्साइड, स्पॉन्जी लेड परऑक्साइड, अच्छा लेड डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, हमने दोनों को परऑक्साइड पढ़ दिया हुआ है। क्या बोला है, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरी। तो देखिए Pb और PbO2, PbSO4, ठीक, और इसमें कौन सा यूज करते हैं हम, स्पॉन्जी लेड यूज करते हैं। व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरी। मैंने इसको इसलिए लिखा, अभी बता नहीं रहा हूँ, जैसे ही अगले क्वेश्चन चलोगे आप समझ जाएंगे सर ने वहाँ पे Pb, PbO2, PbSO4 क्यों लिखा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट के लिए लिखा है। और Pb हमारा क्या है, स्पॉन्जी लेड, कौन सा यूज होता है, नेगेटिव प्लेट के लिए स्पॉन्जी प्लेट। स्पॉन्जी नेगेटिव प्लेट के लिए क्या यूज करते हैं, स्पॉन्ज सीसा, स्पॉन्जी लेड। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन बोला है व्हिच टेक्निक इज यूज्ड टू कंट्रोल द कोराइशन ऑफ मेटल सरफेस। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु तो कौन सी तकनीक प्रयोग होती है, एनोडिक सुरक्षा, कैथोडिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटेक्शन। बोला है धातु सतह, मतलब देखो एक हमारा इलेक्ट्रोड होता है, मेटल का इलेक्ट्रोड होता है, कौन सा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो कैथोड हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैथोडिक प्रोटेक्शन होगा, ठीक, राइट आंसर, क्योंकि बोला धातु सतह। अगला क्वेश्चन बोला है व्हिच सेल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज इन डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में कौन सा सेल यूज होता है, हमने बताया था डिजिटल, हमारी जितनी वॉचें हैं, जितनी मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम लोग डिजिटल वॉच होती हैं उनमें क्या होता है, आप देखते हैं डिजिटल वॉच। और यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख दिया, डिजिटल घड़ियों में। अगर नॉर्मल घड़ी लिखा होता तो वहाँ पे केस दूसरा होता, यहाँ पे क्या बोला है, डिजिटल वॉच। क्वेश्चन नंबर आपका 13, व्हिच सेल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज इन डिजिटल वॉच। अब देखो अगर नॉर्मल बोला होता आपसे कि नॉर्मल घड़ी जो होती है जिसमें आप छोटा सा सेल रखता है और उसके बाद जो है 5 महीना 7 महीने यूज करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं, तो वहाँ पे कौन सा होता है हमारा, जो हमारे जैसे सेल हमने बताए थे प्राइमरी सेल होते हैं, जो कौन से होते हैं, डेनियल सेल और लेक्लांसे सेल, ये सब हमारे प्राइमरी सेल में आते हैं। क्या होता है इनका यूज इस प्रकार होता है कि ये जो है एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज हम इनका नहीं कर सकते हैं। और प्राइमरी सेल में हमारे कौन से आते हैं, बताए थे आपको हमने कि कौन कौन से आते हैं प्राइमरी सेल में, डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल, लेक्लांसे सेल, ये सब हमारे प्राइमरी में आते हैं। लेकिन पूछा हुआ है कि डिजिटल घड़ियों में, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लिथियम, राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगर पूछा होता हमारा प्राइमरी सेल कैसा यूज होता है, प्राइमरी सेल कौन कौन से हैं, तो वोल्टाइक सेल है, लेक्लांसे सेल है, और भी बहुत सारे होते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं। लेकिन डिजिटल घड़ी, नॉर्मल अगर केवल घड़ी लिखा होता, अगर घड़ियों में कौन सा होता तो आपको वोल्टाइक सेल बताना होता। लेकिन ये बोला हुआ है कि क्या बोला हुआ है, डिजिटल घड़ियों में सामान्य सेल कौन सा होता है, और वोल्टाइक सेल का आपका ईएमएफ कितना होता है, लगभग 1.08 होता है। इसको भी याद रखनी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। बोला है डिजिटल घड़ियों में, इस चीज को देखना, हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन का की पॉइंट पहचानो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। घड़ी बस देखें और घड़ी आप हाथ में पहनते हैं तुरंत जो है ये सेल तो एक बार यूज करने बाद फेंक देने वाला सेल। लेकिन डिजिटल घड़ी का मतलब चार्जिंग वाली घड़ी होगी, डिजिटल है वो। डिजिटल घड़ी जितना डिजिटल इक्विपमेंट है हमारा सब जो है लगभग चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला होता है। तो क्या हुआ, डिजिटल घड़ियों में क्या होता है, सामान्यतः कौन सा सेल यूज होता है, तो सेकेंडरी सेल यूज होता है। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, हमारा सेकेंडरी सेल लिथियम होता है। तो इसलिए डिजिटल घड़ियों में कौन सा सेल यूज होगा, लिथियम सेल।
अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ रिवर्स पोलैरिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। समांतर युग्म परिपथ में एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या होगा? वोल्टेज बिकम जीरो, बिकम ओपन सर्किट, विल गेट। देखो हमारी जो डीसी है बोला है ना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेल। सेल का मतलब समझ ले बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कॉल्ड बैटरी। अगर हम सेल की बात बोले या बैटरी की बात बोले तो दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं, समझ जाना। जैसे कभी कभी बैटरी लिखा हो सेल बोल दे तो उसको यही समझना कि बैटरी की बात हो रही है। बोला है इफेक्ट वन सेल इज कनेक्टेड विथ रिवर्स पोलैरिटी। एक सेल को यदि रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट कर दोगे तो क्या इफेक्ट होगा? बताया दिया कि हमारी डीसी क्या पहचानती है? पोलैरिटी पहचानती है। यदि पोलैरिटी चेंज करोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, विल गेट शॉर्ट सर्किट। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है बैटरी आवेशक में फाइन सिलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सिलेक्टर स्विच इन बैटरी? सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग टाइम, सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज रेंज, सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग मेथड। व्हाट इज द फंक्शन सिलेक्टर स्विच? सिलेक्टर स्विच क्या करता है? फाइन सिलेक्टर स्विच। बैटरी की हमारी कैपेसिटी किस में होती है? एम्पियर आवर में होती है। और एम्पियर आवर का मतलब क्या है? करंट। एम्पियर का मतलब जहां एम्पियर है तो वहां करंट होगा ही होगा। सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग टाइम, सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज टाइम, सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग मेथड। बोला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सिलेक्टर स्विच? बैटरी चार्जर। और हमारा जो बैटरी चार्जर होता है आपको पता है ना, जब भी बात हो फाइन सिलेक्टर स्विच, बैटरी की सिलेक्टर स्विच क्या फाइन करती है? सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग। बोलते नहीं है कि कितने एम्पियर का जो आप चार्जर लेने जाते हैं मार्केट में तो लिखा होता है ना कितने एम्पियर का है, 1.5 एम्पियर का, 2.5 एम्पियर का है। तो आप लाते हो, कहते हो भैया 1.5 एम्पियर वाला मत देना, 1.5 एम्पियर वाला नॉर्मल कीपैड फोनों के लिए होता है, बहुत टाइम लेता है चार्जिंग करने में, हमें 2.5 एम्पियर का दे दो। तो फाइन सिलेक्टर स्विच ही डिफाइन करती है, जो फाइन सिलेक्टर स्विच होती है वही डिफाइन करती है सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग। बैटरी की करंट रेटिंग किससे डिफाइन होती है? फाइन सिलेक्टर स्विच से डिफाइन होती है। ये रहे आज तक के हमारे 15 क्वेश्चन सीरीज। उसके बाद फिर आएंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए सीरीज के साथ। धुआंधार शानदार क्लास चल रही है। इस क्लास से आपको थोड़ी सी जानकारी मिल रही है तो अपने उन मित्रों को भी बताएं जो इस सुविधा से वंचित है, ताकि उन सबको भी लाभ मिले। अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आप ईश्वर आपका भी भला करेगा। ये मत सोचिए कि हम पढ़ लें उनको मत बताएं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी आप पढ़ लिए, हो सकता है गलत पढ़ लिए, जब उसको बताओगे तो कहेगा नहीं इसमें तो ये होता है। कभी कभी ये मत सोचना चाहिए कि हमको सारी चीज़ें आती हैं। जीवन में हर आदमी से कुछ सीखना चाहिए और कुछ आदमी को उसको कुछ सिखाना चाहिए। मतलब सीखना सिखाना जीवन पर्यंत चलते रहना चाहिए। अपने आप को कभी संपूर्ण नहीं मानना चाहिए और अपने आप को कभी कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ चीज़ें प्रैक्टिस की होती हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगली स्लाइड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।